Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpy. So friends, आज का हमारा वीडियो संविधान से रिलेटेड है। संविधान में बात करी जाए तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में हम लोगों ने 5 मौलिक अधिकार पढ़ लिए थे, ठीक है। आज का हमारा वीडियो छठे मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, जिसमें हम अनुच्छेद 32 की बात करेंगे, ठीक है। छठा मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है तो 32 से 35 है। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसमें हम अनुच्छेद 32 की बात करेंगे और जो नेक्स्ट अनुच्छेद है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। सो इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपका कुछ खराब होता है, ठीक है, तो आप आइए, मेरे पास आइए, हम क्या करेंगे, आपका संवैधानिक रूप से इलाज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 32 है ना, ये गारंटी लेता है, लेकिन गारंटी इज नथिंग विथआउट गारंटर, ठीक है। गारंटी तो लेता है, लेकिन अगर कोई गारंटर नहीं है तो फिर बेकार है ना गारंटी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई साहब ये फ्रिज ले लीजिए और इसकी गारंटी 2 साल की है, तो आप कहेंगे ना कि ये गारंटी लेगा कौन? आप कह तो रही हैं कि 2 साल की गारंटी है, लेकिन ये गारंटी लेगा कौन? सेम वैसे ही जो हमारा अनुच्छेद 32 है वो गारंटी लेता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों को कोई छीन रहा है या कोई हनन कर रहा है तो आप डायरेक्ट मेरे पास आ जाइए। और मेरे पास आकर क्या करेंगे? मेरे पास आएंगे तो हम आपको डायरेक्ट कहाँ भेजेंगे? सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। समझ पा रहे हैं आप? अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, कोई छीन रहा है, तो आप डायरेक्ट मेरे पास आइए। हम गारंटी लेते हैं इस चीज़ की कि यदि आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो आप हमारे पास आइए। हम आपको कहाँ भेजेंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। तो आपको बता दो, सुप्रीम कोर्ट का बता दो कि आपको खुद ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, यहाँ तक पीएम भी फुर्र फुर्र करते हैं। कहने का मतलब पुर्र पुर्र करते हैं ना। आपको एग्जांपल के तौर पे बताओ, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पीएम बनने के योग्य नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, मतलब चिल्लाते रह जाएंगे। पाकिस्तान में यही तो हुआ था। पाकिस्तान के पीएम नवाब शरीफ जो थे, नवाब शरीफ को जो सुप्रीम कोर्ट था वहाँ का, उसने क्या कह दिया कि ये कह दिया कि ये वो पीएम बनने के लायक नहीं है, तो वो चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। सो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कितना बड़ा ऑर्डर होता है ना, उसके आगे किसी की नहीं चलती। सो जो अनुच्छेद 32 है ना, वो क्या कहता है? हम गारंटी लेते हैं यदि आपके मौलिक अधिकार को कोई छीनता है तो आप डायरेक्ट मेरे पास आइए। हम आपको कहाँ भेजेंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। आप पूरे 395 अनुच्छेद पढ़ डालिए, कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सके। एक ये अकेला मात्र अनुच्छेद है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? अगर ये आर्टिकल 32 है तभी तो हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण हो पाएगा, है ना। क्योंकि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम 32 के थ्रू कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्यों जाएंगे? संरक्षण प्रदान कर रहा है ना हमको। अगर कोई हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम क्या करेंगे? आपकी रक्षा करेंगे, है ना। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कहा जाता है। आपको समझ में आया ये चीज़? जैसे मान लीजिए कोई जैन धर्म का इंसान है, ठीक है। कोई जैन धर्म, मैं जैन धर्म ही क्यों लेती हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि ये बेटर समझ में आएगा। कोई जैन धर्म का इंसान है, जैन धर्म के, वो भी दिगंबर संप्रदाय का, वो कैसा होता है? कपड़े नहीं पहनता है। गांव में क्या कहा जाता है? नंगा कहा जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप किसी और सेंस में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टीचर किसी चीज़ को समझाने के लिए चाहे गाँव की लैंग्वेज में का यूज़ करे, चाहे जो भी लैंग्वेज यूज़ करे, उसको अन्यथा नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। सो देखिए
दिगंबर संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कपड़े नहीं पहनते। मान लीजिए 100 लोगों के बीच में वो आता है तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि भाई साहब ये सभ्य समाज है, आप कपड़े पहन कर आइए। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अनुच्छेद 25 का हम उल्लंघन करेंगे, उसको स्वतंत्रता प्राप्त है, वो अपने धर्म से रिलेटेड सारी चीजें कर सकता है ना। अब देखिए वो धर्म से रिलेटेड सारी चीजें कर सकता है और हम उसको यदि मना कर रहे हैं तो क्या होगा, अनुच्छेद 25 का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। और वो चाहे तो आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना, तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है हम क्या कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है ना। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, यदि आपके मौलिक अधिकार कोई छीनता है तो आप डायरेक्ट कहाँ आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अनुच्छेद 32 है ना, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस को देखकर, इतनी इम्पोर्टेंस होने के कारण भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की क्या कहा, आत्मा कहा, संविधान का हृदय कहा। आपको अब समझ में आया कि इसको संविधान की आत्मा और हृदय क्यों कहा गया? क्योंकि इसी की वजह से हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो सुरक्षित हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई है ही नहीं, अगर कोई हमारे मौलिक अधिकार छीन रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, किससे क्या कहेंगे? कोई तो रक्षा करने वाला होना चाहिए, तभी तो वो सुरक्षित रहेंगे। रक्षा करने वाला क्या है? आर्टिकल 32 के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी आर्टिकल 32 ये अधिकार हमें प्रदान करता है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने कहा, ठीक है। इसे संविधान का हृदय भी कहा जाता है। संरक्षक क्यों कहा जाता है, समझ में आया होगा आपको। और उसके बाद प्रतिभूति मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है गारंटर, यानी गारंटी लेने वाला, ठीक है। अनुच्छेद 32 तो गारंटी लेता है, ये मैंने बताया इस चीज को, ठीक है। अब देखिए ठीक है, मैंने पढ़ लिया कि ये क्या करता है, गारंटी लेता है कि हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भेजेंगे। लेकिन ये करेगा कैसे? हमारे जो भी मौलिक अधिकार यदि कोई छीन रहा है तो उसका उपचार करेगा कैसे, कैसे करेगा, ये चीज़ पढ़ते हैं। तो देखिए वो कैसे करेगा, तो न्यायिक रूप से कार्यवाही करके करेगा। अब न्यायिक रूप से कार्यवाही करने का क्या मतलब है, तो देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, और ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, ठीक है। आप जाते क्या, मान लीजिए आप पेशेंट हैं, आप कहाँ गए, ऑपरेशन थिएटर में। तो जो डॉक्टर होते हैं ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो ऑपरेशन करने से रिलेटेड कुछ उससे संबंधित कुछ छुरी, कैंची, छुरी वगैरह होती है ना उनके पास। जिस प्रकार मैंने बताया कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में छुरी कैंची रखता है ऑपरेशन करने से संबंधित, सेम वैसे न्यायिक रूप से कार्यवाही करने से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास भी कुछ छुरी कैंची होती हैं। और यहाँ पे जो छुरी कैंची होती है उनका क्या नाम है, उनका नाम है रीट। क्या नाम है? रीट। रीट का मतलब क्या होता है, तो रीट का मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आदेश होता है, ठीक है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्पेशली रीट जारी करता है, आदेश जारी करता है। किसके लिए? आर्टिकल 32 के लिए। अब इसमें जो है सारी चीज़ें वो आपको समझ में आएंगी, क्या क्या सारी चीज़ें। अभी ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशली क्या करता है, आदेश जारी करता है आर्टिकल 32 के लिए। आप समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है कितना पावरफुल होता है ना, उसके आगे किसी की नहीं चलती। समझ में आई है आपको ये बात? ठीक है। अब देखिए जो हमने पढ़ा कि रीट जारी कर सकता है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि जो रीट जारी करेगा वो कितने प्रकार की रीट जारी करेगा। तो आप पहले एक बार एग्जांपल के तौर पे समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, हम कोचिंग पढ़ाते हैं। तो मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ाते हैं और हम कोचिंग पढ़ाते हैं, जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं तो हमारे पास भी तो कुछ अधिकार हैं। जैसे किसी की मान लीजिए तबीयत खराब हो गई तो जो भी हमारा अदर स्टाफ हम क्या करेंगे, भाई साहब इसको कहाँ ले जाइए, इसको ले जाइए हॉस्पिटल में, है ना। एक कोई दूसरा बच्चा है उसको फीस देने में प्रॉब्लम है, मतलब काफ़ी गरीब है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा कि हम 1000 फीस ले रहे हैं, सपोज मान लीजिए इतनी फीस ले रहे हैं, वो दे सके। तो हम क्या करेंगे, हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, है ना। हम उस सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे उसका समाधान करेंगे, कहेंगे कि थोड़ा फीस कम कर दीजिए, है ना। ये चीज़ कहेंगे जो भी अदर स्टाफ है। तो हमें भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त है ना, हम कोचिंग संस्थान चला रहे हैं तो हमें कुछ शक्तियाँ प्राप्त है, जो मेन है हम। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है। और वो 5 प्रकार से है। रीट
रीट जारी करने से रिलेटेड 5 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब कुछ भी कर दे, जैसे मान लीजिए कोई भी आदेश दे दे, जैसे मान लीजिए अब कभी मूड खराब हुआ, वो अपनी पत्नी से लड़ के आया है ना, घर में काफ़ी लड़ाई वड़ाई हो गई, थोड़ा मनमुटाव जो भी हुआ, तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन में है या फिर काफ़ी गुस्से में है, और वो आया, मतलब जज साहब आए और मान लीजिए किसी ने खीरा चुराया, ठीक है, और वो कहा गधा चलो एक फांसी दे दो, खीरा हो चाहे हीरा हो, है ना, चाहे खीरा हो चाहे हीरा हो, चोरी तो चोरी होती है ना, गधा फांसी दे दो, है ना, तो ये चीज़ तो सही नहीं है ना। तो इस मतलब कुछ भी वो आदेश ना दे, इसके लिए क्या किया गया, 5 प्रकार की रीट बनाई गई, यानी कि कुछ शक्तियाँ प्रदान करी गई जो कि सिचुएशन के हिसाब से वो उनका यूज कर सकता है, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है। अब आगे बात करते हैं, देखिए जो 5 प्रकार की रीट, टोटल कितने प्रकार की शक्तियां प्रदान करी गई है, 5 प्रकार की रीट से रिलेटेड है, ठीक है। सो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है या आदेश दे सकता है कौन, तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। वो 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी है, तो वो है, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है अधिकार प्रेक्षा, चौथी है प्रतिषेध और पांचवी है उत्प्रेषण। अब एक एक समझते हैं। पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये क्या होता है, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है हॉबियस कर्पस। हॉबियस कर्पस ये दिमाग में रखिए कि ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मतलब साथ शरीर उपस्थित करना। अब देखिए यहाँ से समझते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या, जो भी बंदी है जिसको आपने बंदी बना कर रखा है उसको प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने लाओ या प्रत्यक्ष रूप से लाओ, ये क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या होता है ये, या फिर ये कब जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये समझते हैं। देखिए जब किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार करके रखा जाता है, तो यदि आप सुप्रीम कोर्ट को सूचना देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का रीट जारी करता है या आदेश देता है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको समझ में आया कि हम क्या कह रहे हैं, देखिए अनुच्छेद 22 हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया, गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध, 2 चीजें यहाँ पर कही गई, ठीक है। अब इसी से समझते हैं, देखिए गिरफ्तारी के संरक्षण में क्या था, यदि आपने अपराध कर दिया है तो वो दंडात्मक निरोध के अंतर्गत आएगा। और इसमें क्या होगा कि यदि आपने अपराध कर दिया है तो पुलिस आपको उस अपराध से रिलेटेड वारंट दिखाएगी, ठीक है, और वारंट दिखाकर आपको क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी। लेकिन हमेशा वारंट दिखाए ये जरूरी नहीं है ना, बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकते, कब, जब आपने खतरनाक कोई काम किया हो, ठीक है, या खतरनाक अपराध किया हो तो बिना वारंट के भी दिखा सकती है। अब देखिए आगे क्या था अनुच्छेद 22 में कि आपको जो गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है ना, सिर्फ 24 घंटे तक ही रख सकती है थाने में, है ना। अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखती है, 24 घंटे तक ही रख सकती है, उसके बाद उसका काम क्या है कि आपको किसी न किसी मजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने पेश करना है, ये काम करना है। लेकिन यदि आपको वो 24 घंटे से ज़्यादा रख रही है तो आप इसकी सूचना कहाँ देंगे, सुप्रीम कोर्ट में देंगे, और सुप्रीम कोर्ट तब क्या करेगी, एक प्रकार के रीट जारी करेगी, यानी आदेश देगी कि उस थाना में फला आदमी 24 घंटे से ज़्यादा है, फला जो भी आदमी है, जितने लोग हैं 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार करे गए हैं, ठीक है, या उनकी हिरासत में है, तो वो क्या करेगी, सारा शरीर हमारे सामने पेश करो उस इंसान को। वो जो रीट जारी करेगी वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसमें क्या कहेगी कि जिस इंसान को आपने या जिन जिन लोगों को आपने 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में रखा है उनको क्या करिए, हमारे सामने पेश करिए, ठीक है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सारा शरीर हमारे सामने पेश करिए। आपको समझ में आया ये चीज़ कि इसका मतलब क्या हुआ कि 24 घंटे से ज़्यादा यदि आपको गिरफ्तार करके रखा जाता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सूचना देंगे, तब सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा, उसको क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसमें होता क्या है, तो उसमें वो ये कहेगा कि जिस इंसान को आप गिरफ्तार करके रखें उसको सारा हमारे सामने प्रस्तुत करें, ठीक है। अब देखिए
अगर आप कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं तो इसमें एक चीज़ है ना कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है ना, हमें ये स्वतंत्रता देता है। यदि आपको 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार करके रखा गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसकी सूचना देकर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे रहा है ना, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि जब हमें गिरफ्तार कर लिया गया है तो कौन सी स्वतंत्रता, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता तो छीन ली जाती है। लेकिन देखिए किस प्रकार ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब हमारे जो जीवन जीने का अधिकार है हमसे कोई नहीं छीन सकता है ना। पुलिस की कस्टडी, अगर पुलिस थाने में रहोगे ना तो इतना ठुरेगी, ठुरे मतलब मारती बहुत है पुलिस की कस्टडी में रहो तो, ठीक है। और अगर जुडिशियल कस्टडी में रहो तो इतना मार नहीं पड़ती, वहाँ जेल में रहो खाना वाना भी मिलता है अच्छे से, लेकिन पुलिस अच्छे से ठुरती है। तो देखिए क्या होता है, हम ये समझ रहे थे कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कैसे करता है जबकि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए अनुच्छेद 21 में हमने क्या पढ़ा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, तो हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमें उसकी आज़ादी है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बात कैसे हुई, अब देखिए क्या होता है, बिना कानून के हिसाब से, कानून क्या कहता है 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को आप थाने में नहीं रख सकते, कानून ये कहता है। लेकिन आपको क्या किया जा रहा है, 24 घंटे से ज़्यादा रखा जा रहा है। सो आप अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है ना, कानून के हिसाब से 24 घंटा ही है, लेकिन आपको 24 घंटा से ज़्यादा रखा गया तो आपका क्या स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया अनुच्छेद 21, और उसी के तहत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया तो आप उसी के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और मैंने बताया फिर होगा क्या, तो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन यदि आपको निवारक निरोध के तहत अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के संरक्षण से रिलेटेड अगर आपको अरेस्ट किया गया तब तो ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लागू हो जाती है। लेकिन यदि आपको निवारक निरोध के तहत अरेस्ट किया गया है, निवारक निरोध का मतलब क्या होता है तो समझ लेते हैं। वैसे मैंने अनुच्छेद 22 में बहुत अच्छे से बताया, लेकिन एक बार यहाँ पे बता देते हैं। देखिए निवारक निरोध में क्या होता है, यदि आपके भाषण से, ठीक है, आपकी वजह से समाज का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। अब जब प्रभावित का मतलब पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे निगेटिव वाला, ठीक है। यदि आपने ऐसा भाषण दिया कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ रहा है, ठीक है, तो पुलिस के पास ये अधिकार है कि आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती हो, और गिरफ्तार करके 3 महीने तक रख सकती हो, और 3 महीने क्या 3 महीने से ज़्यादा भी रख सकती है यदि उस राज्य की एडवाइजरी कमेटी सलाह देती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने बताया कि यहाँ पे ये लागू नहीं होगा, ठीक है। आप फिर नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, देखिए क्यों, क्योंकि वहाँ पे कानूनी रूप से है कि 3 महीने से ज़्यादा वो बिना कोर्ट भेजे आपको रख सकता है ना। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, कोरिलेट करिए यहाँ पर कि 3 महीने से ज़्यादा कानूनी रूप से ये अधिकार प्राप्त है कि 3 महीने से ज़्यादा बिना कोर्ट भेजे आपको वो रख सकती है पुलिस, ठीक है। इसलिए तब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं ना। लेकिन आपको अगर गिरफ्तारी के संरक्षण में, यानी कि यदि आपने अपराध कर दिया है, ठीक है, वो निवारक निरोध के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया तब आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन अगर गिरफ्तारी के संरक्षण में आपको गिरफ्तार किया गया है तब आप जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे है प्रावधान है कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। तो ओवरऑल क्या समझ में आया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है ये कब जारी किया जाता है, ये तब जारी किया जाता है जब आपको कोई भी पुलिस हो 24 घंटे से ज़्यादा थाने में रखती है तो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करता है जिसको क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। और इसमें मैंने बताया कि क्या कहती है कि सशरीर उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये काम नहीं करता है, मैंने बताया निवारक निरोध में समझा दिया इस चीज को। आगे देखिए दूसरा क्या आदेश है, दूसरा है परमादेश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस, ठीक है। ये सारे लैटिन वर्ड हैं इसके,
अब परमादेश समझते क्या होता है। परमादेश मतलब परम आदेश, यानी कि सबसे बड़ा आदेश, ठीक है। समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा आदेश होता है। देखिए इसमें क्या कहा गया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी कर्मचारी, ठीक है, यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी पब्लिक ड्यूटी करने वाला व्यक्ति, पब्लिक ड्यूटी का मतलब समझ रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, ठीक है, यदि कोई भी पब्लिक ड्यूटी करने वाला व्यक्ति अपने कार्यों का अच्छे ढंग से निर्वाह नहीं कर रहा है, सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहा है, तो आप इसकी सूचना कहाँ दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। और जब आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी सूचना देंगे ना कि फला व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, एक प्रकार के रिट जारी करेगी, आदेश जारी करेगी। अब उसमें ये नहीं कहेगी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला, उसमें परमादेश रेट, उस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा रेट जारी करेगी, तो परमादेश, ठीक है। परमादेश का मतलब समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई भी, अब गवर्नमेंट स्कूल, जितने सरकारी स्कूल है ना, वहाँ पे कुछ टीचर ऐसे हैं जिनकी वजह से मतलब देखा जाए तो सरकारी स्कूल ही बदनाम है। कुछ टीचर चाहते हैं कि नहीं अच्छा हो, जैसे हम ही हैं, अगर हम जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर करने के लिए, लेकिन जो और टीचर हैं जो भी हैं उनकी वजह से जो मतलब एक कहते हैं ना जिस चीज़ का धब्बा लग जाता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है छुड़ा पाना। बस वही चीज़ है यहाँ पर। ऐसा नहीं हो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन काम करना ही नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको पता चल गया कि ये इंसान सरकारी कर्मचारी है और ये काम अपना अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आप उसकी सूचना कहाँ देंगे, सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का आदेश जारी करेगा। क्या कहेगा उस आदेश में कि जो भी इंसान पब्लिक ड्यूटी कर रहा है उससे कहेगा कि आप अपने कार्यों का अच्छे से निर्वहन करें। कहने का मतलब मनवाने के लिए एक आदेश जारी करता है, वो है परमादेश, ठीक है। परमादेश समझ पा रहे हैं ना आप। अब देखिए आपको ये चीज़ समझ में आ गया, लेकिन ये जो आदेश है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल पर नहीं लगता, ठीक है। देश के सबसे बड़े मुखिया और संवैधानिक रूप से राज्य के सबसे बड़े मुखिया राज्यपाल और किसके राष्ट्रपति पर ये नहीं लगता। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मान लीजिए राष्ट्रपति अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए। आप नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि जो दूसरा हमारा रीट है, संविधान में कहा गया कि जो दूसरा हमारा रीट है परमादेश, इसके लिए आप जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है ना, इनके लिए आप नहीं जा सकते कि भैया ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, मतलब तब ये रिट काम नहीं करेगा इनके लिए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि इनके पास पावर होगा। देखिए डायरेक्टली रूप से नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली रूप से होता है, ठीक है। सो ये हुआ कौन सा, दूसरा रेट। अब तीसरा रेट क्या है, तीसरा है अधिकार प्रेक्षा, जिसे इंग्लिश बोलते हैं क्यू वारंटो। अधिकार प्रेक्षा का मतलब होता है, यानी क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है, किस अधिकार पर। अब इसको समझते हैं। देखिए अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करता है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी है और जो जितना उसका अधिकार है, जहाँ तक जो काम कर सकता है वो तो ठीक है, जो अधिकार नहीं है अगर वो भी काम करता है, मतलब इलीगल काम करता है, तब क्या होगा, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सूचना देंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक जो आदेश जारी करेगा, यानी रीट जारी करता है। उस रीट को क्या कहते हैं, उस रीट को कहते हैं अधिकार प्रेक्षा, और इसमें पूछा जाता है कि आप किस अधिकार पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको ये चीज़ समझ में आया कि यहाँ पर क्या है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, कोई भी सरकारी डॉक्टर है और वो क्या करता है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे कहता है कि आप इंजेक्शन लगा दीजिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको पता चल गया कि भाई ये डॉक्टर तो सरकारी है ही, लेकिन ये खुद ना लगाकर किससे लगवा रहा है, चपरासी से लगवा रहा है। वैसे देखा जाए वो इतना काम ही करते इतना टाइम तक तो उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए लीगली रूप से तो ये इलीगल है, ठीक है, उनको अधिकार नहीं प्राप्त है। यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इसके तहत तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगी। अब तब ये आदेश नहीं जारी करेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, ठीक है, तब उस सिचुएशन के हिसाब से जो आदेश जारी करेगी वो है अधिकार प्रेक्षा, ठीक है। और यदि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर रहे हैं तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, सस्पेंड कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, किया जा सकता नहीं, ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या होता है। मतलब सबसे पावरफुल ऑर्डर किसी का है तो वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसके आगे किसी की नहीं चलती, ठीक है। तो
अधिकार प्रेक्षा में क्या मैंने बताया कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करता है और आप इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि एक रीट जारी करेगा जिसका नाम है अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, और इसके तहत यदि आप मतलब सच में मतलब देखा जाए कि आप इलीगल काम करेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहीं पर एग्जांपल उसका आ जाता है जैसे कुछ लोग फर्जी नौकरी करते हैं सरकारी, है ना, तो इसमें अगर ये चीज़ भी आपको पता चल गया कि फला आदमी फर्जी नौकरी कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सरकारी टीचर ही है ना, मान लीजिए वो ना टेट पास किया है ना सुपर टेट पास किया है, पैसे वैसे देकर पहुंच गया, आपको पता चल गया इस चीज़ कि ये फर्जी इंसान है, तो आप क्या करेंगे, उस इंसान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को सारी चीज़ें बताई कि फला आदमी फर्जी नौकरी कर रहा है, फर्जी जॉब कर रहा है सरकारी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, संवैधानिक रूप से उस कर्मचारी पद की यानी जो कर्मचारी है उसके पद की जाँच करेगा, और यदि आप सही पाए गए, कहने का मतलब आप फर्जी हुए तो कितने मतलब कई गुना देखा जाए जुर्माना लगाया जाता है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सो जो तीसरा रीट है आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो चौथा रीट है वो क्या है, तो वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोक देना। अब इसको समझते हैं, देखिए जो चौथा और पांचवा दिमाग में बैठा लीजिए, चौथा और पांचवा जो रीट है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये दोनों रीट जो ऊपरी अदालत है वो निचली अदालत पे क्या कर सकती है, मतलब कि ऊपरी अदालत जो है वो निचली अदालत पे अगर चौथे की बात करें तो यहाँ पे क्या है, रोक लगा सकती है। लेकिन रोक क्यों लगाएगी ये समझते हैं। तो देखिए अगर कोई भी अदालत या कोई भी कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करती है, अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती है, यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र का अगर उससे बाहर का काम कर रही है, ठीक है, यहाँ पे काम चल रहा होता है, दिमाग में सिर्फ ये रखना कि ये जो चौथा है ना रीट, इसमें क्या होता है कि यदि कोई भी अदालत या कोई भी कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर रहा है, ठीक है, रहा है मतलब काम चल रहा है, तब अगर सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया यानी आपने सूचना दे दी कि फला कोर्ट में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर यानी इलीगल काम हो रहा है, तब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिषेध बोलते हैं। और इसके तहत क्या कहेगा कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये काम नहीं है तो आप इसको मत करिए। ठीक है, अब देखिए मैंने चीज़ बता ही दिया कि ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये किसके लिए हो, तो ये कौन, ये मतलब कि ये जो रीट जारी किया जाता है किसके लिए किया जाता है, ऊपरी अदालत अपनी निचली अदालत पर रोक लगा सकती है। अब ऊपरी अदालत निचली अदालत का मतलब क्या हुआ आपके दिमाग में आता हो, तो देखिए हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी नज़र में जो निचली अदालत है वो क्या है, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट की नज़र में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सो यही चीज़ यहाँ पर है, अगर इनमें से कोई भी, अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेंगे, ठीक है, कि अगर मतलब वहाँ पे कोई काम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ये है अगर कोई भी कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करता है या कर रहा है, यहाँ दिमाग में सिर्फ रखना काम चल रहा है, ठीक है, तब कौन सा जो रीट जारी होगा वो है प्रतिषेध। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए लखनऊ में क्या हुआ, मर्डर हुआ, ठीक है, और जो मर्डर केस की सुनवाई है वो कानपुर के कोर्ट में हो रही है, जबकि लीगली रूप से देखा जाए तो कहाँ होनी चाहिए, लखनऊ में होनी चाहिए, लेकिन हो कहाँ रही है, कानपुर में हो रही है। वैसे देखा जाए तो ये गलत नहीं है, लेकिन अगर लीगली रूप से देखा जाए तो इनलीगल है ना, तब तो इलीगल है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कोई भी केस हो किसी भी कोर्ट में उसकी सुनवाई हो जाए, है ना, तो ऐसा तो नहीं है। अगर हम लीगली रूप से देखें तो ये चीज़ इलीगल है ना। अब यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर का काम करते हैं, मतलब जो आपके अधिकार में सिर्फ वही काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करते हैं, ठीक है। और ये अदालत की बात करी, यहाँ कोर्ट की बात करी गई है। सो आपको समझ में आया कि यदि काम चल रहा है यानी कि अगर केस की सुनवाई हो रही है, ठीक है, तब यहाँ पे कौन सा रेट जारी होगा, तो प्रतिषेध वाला जारी होगा। लेकिन अब देखिए 5 में क्या, उत्प्रेषण, कौन सा रेट है, उत्प्रेषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्शियरी, क्या बोलते हैं, सर्शियरी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्शियरी। अब देखिए
इसमें क्या है, तो देखिए चौथे में कहा गया कि यदि कोई भी अदालत या कोई भी कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर रही होती है, ठीक है, कर रही होती है, तो ये जारी होता है। लेकिन यदि वो जो भी मुकदमा है, जो भी केस है, उसको फाइनल कर चुकी है, यानी कि उसको क्या कर चुकी है, उसकी सुनवाई करके फैसला सुना चुकी है, तब कौन सा रेट जारी होगा, उस सिचुएशन में कौन सा रेट जारी होगा, तब जारी होगा उत्प्रेषण यानी सर्सियरी। सर्सियरी का मतलब होता है काट पीट कर खत्म कर देना। अब काट पीट कर खत्म कर देना का मतलब क्या हुआ, तो देखिए मैंने बताया ये कब जारी होता है, जब फैसला सुना चुकी होती है। कोई भी अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई भी केस है और उसका फैसला यदि सुना चुकी होती है, तब जारी होता है कौन सा, उत्प्रेषण। और ये क्या करता है, जो फैसला सुना चुकी है ना दूसरी अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर वाला, उसको काट पीट कर समाप्त कर देती है। कहने का मतलब क्या है, जो भी फैसला उसने सुनाया, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, इससे कोई मतलब नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था तो आपने इसको क्यों सुनाया। जो भी आपने फैसला सुनाया है वो फॉलो नहीं होगा, जो भी आपने आदेश दिया, कहने का मतलब वो फॉलो नहीं होगा। और ये कहता क्या है कि आप जो भी आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम था, आपने उसको किया है, अब उसको क्या करिए, वो फाइल अपनी ऊपरी जो अदालत है उसको दीजिए, ठीक है, उसको दीजिए। और ये कहता है पूर्णतः सूचित कीजिए, मतलब टू सर्टिफाइड, हमारे सामने उसको हमारे सामने क्या करिए, वो जो आपने आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम था आपने किया, आप उसको अपनी ऊपरी अदालत को दीजिए, ठीक है, वो अपने तरीके से क्या करेगा, उसका फैसला सुनाएगा, ठीक है। सो ये हुआ उत्प्रेक्षण यानी सर्सियरी मतलब बताया ना, काट पीट के खत्म कर देना। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज मैंने बताई कि ऊपरी कोर्ट जो होता है वो अपने निचले कोर्ट पर ये लगाता है। अब ये समझ लेते हैं कि कौन से फैसले के बाद ये वाला रेट जारी होता है, तो यहाँ पे 3 बातें हैं, ठीक है। वो 3 बातें कौन कौन सी है, तो पहला है क्षेत्राधिकार। यदि आपने यानी कि कोई अदालत है, यहाँ पे हम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये दोनों कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। यदि कोई भी कोर्ट अपने अधिकार यानी क्षेत्राधिकार से बाहर का काम करता है तब ये रिट जारी होगा। दूसरा अनुचित न्याय, यदि कोई भी कोर्ट हो अगर उल्टा सीधा न्याय दे देता है, फैसला सुना देता है, तब ये रेट जारी होगा। तीसरा क्या है, तीसरा है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा फैसला आपने सुनाया हो, यानी कोई भी कोर्ट ऐसा फैसला सुनाई हो जो उसकी ऊपरी कोर्ट है, ऊपरी अदालत है, उसकी नज़र में वो सही ना हो, ठीक है, उसकी नज़र में वो सही ना हो, तब कौन सा रेट जारी होगा, तो उत्प्रेक्षण होगा। सो आपको समझ में आया कि उत्प्रेक्षण का मतलब क्या है, यदि कोई भी अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करती है, यानी काम करके फैसला सुना चुकी है ना, क्षेत्राधिकार से बाहर का कोई भी अनुचित न्याय, कोई भी अप्राकृतिक न्याय अगर दे देती है, यानी फैसला सुना चुकी होती है, तब कौन सा रेट जारी होता है, तो उत्प्रेषण होता है, ठीक है। और यदि उस केस की सुनवाई कर रही होती है, ठीक है, यानी मुकदमा अगर चल रहा